वेलकम। आप सबका स्वागत है इस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में जहां हम इक्विटी मार्केट्स की बात करेंगे। और ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां दायरे में हमारा बाजार तो है, रेजिलियंस दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि अगला ट्रेंड कहाँ की तरफ होगा। टू मच ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट्स। ऐसे बाजारों में आपको क्या करना है और रणनीति क्या होनी चाहिए, इन द सेंस दैट हम आपके पास जो है नई नई वॉइसेस लेके आते हैं कि बाजार की इस अनिश्चितता के बीच में क्या रुझान होना चाहिए, क्या नज़रिया होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स आने वाले समय में आउट परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से सेक्टर्स है जिनसे दूर रहना होगा। इस सब पे हम चर्चा करेंगे। हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर वैभव सांघवी। ही is CEO Ask Hedge Solutions. Very good afternoon, sir, and thank you so much for taking out time. Good afternoon. It's a pleasure to be on your show. Pleasure is all mine, sir. वैभव सर, ये बताइएगा, क्योंकि ये साल की शुरुआत ही ऐसी हुई है कि कोई समझ ही नहीं पाया कि ऐसा हो क्यों रहा है, पर ऐसा हो रहा है। वी स्टार्टेड विद ट्रम्प के टैरिफ टेंट्रम्स, वो भी चल ही रहे थे। देन वी हैड अ स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो भी चल ही रहे थे। और वी ऑलरेडी हैड यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, वी ऑलरेडी हैड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हामस। इस बीच अब एक और एक और मूव हमको देखने को मिला है पिछले हफ्ते में, जहां ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। कोई नेगोशिएशन के चांसेस अभी तक नहीं दिख रहे। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि युद्ध को जल्द थमने वाला है। इस बीच, इस टर्मोइल के बीच में आप इस समय कैसे पोजीशन्ड है? आप इस मार्केट को कैसा देखते हैं? हालांकि रेजिलियंस है हमारे बाजारों में, हमारा बाजार एक रेंज में बहुत समय से काम कर रहा है, उस रेंज को ना ही ऊपर की तरफ से ना ही नीचे की तरफ से तोड़ा है। पर ऐसे में ये नजरिया क्या होना चाहिए? जैसे आपने सही कहा कि 2025, अगर इफ यू सी द फुल ईयर, काफी सारी ऐसी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं जिसने हर पहलू पे मार्केट को इफेक्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स उसके साथ उसका नेचुरल यू नो एक्सटेंशन हैज बीन के वॉलेटिलिटी ऑन एन ओवरऑल बेसिस, जो नॉर्मली 15 to 20% के आसपास लॉन्ग टर्म होती है, वो काफी बीच बीच में स्पाइक होती रही है। नाउ ऑल्सो के इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी व्हाट हैपेंस के जनरली डीग्रॉसिंग ऑफ द बुक्स होती है, या प्रीमियम आपका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी कम हो जाते हैं। क्योंकि सब एक प्रिडिक्टेबिलिटी की आशा कर रहे हैं, एक अपेक्षा कर रहे हैं कि जब भी प्रिडिक्टेबिलिटी आती है तब हम वापस निवेश करेंगे। नाउ हम ऐसे सिचुएशन में बैठे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, जहां फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट हेडविंड्स जो पहले थे वो ऑलरेडी एक पास्ट में हो चुके हैं, इन द सेंस के इंक्रीमेंटली जो टैरिफ्स की न्यूज है, आई थिंक वो जैसे कहते हैं ना कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो कहते हैं कि इंक्रीजिंगली एक का एक न्यूज मार्केट्स में काफी डिक्रीजिंग इम्पैक्ट दिखा रहा है गोइंग फॉरवर्ड। सो हमें लगता है कि टैरिफ्स एक ऐसा पहलू है जहां काफी डिस्काउंटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सेकेंड, हमारे इंडिया पाकिस्तान की बात करें, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, आफ्टर हैविंग अ वेरी कन्विंसिंग विक्ट्री, हमें ये भी एक पहलू है जो अभी हिस्ट्री हो चुका है, और वहां से कोई ज्यादा कंसर्न नहीं दिख रही है आगे। ऑफ कोर्स जो नए उभरे हुए हैं, ईरान इसराइल या रशिया यूक्रेन, उसके कारण ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। जो 60 या $65 के बीच में जो ब्रेंट चल रहा था, उसको स्पाइक होके अभी $75 के आसपास है। बट ऑल इन ऑल हमें लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पीरियड तक नहीं रहेगी, स्पेशली ईरान इसराइल, बिकॉज द कॉस्ट इज टू हाई, एंड यूएस हमें लगता है कि इंटरमीडिएट एज एन इंटरमीडिएट करेगा इन 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 दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। और हमें लगता है कि ये सुलझना चाहिए, बट आफ्टर ब्लोइंग टू फ्यू पंचेज एट ईच अदर। सो एक आध 1.5 हफ्ते की राह देखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें से उभर के आने की अपेक्षा हमें लगती है। सो ऑल इन ऑल, ये जब इवेंट्स खत्म होंगे तब इकोनॉमी में फोकस होगा, अर्निंग्स पे फोकस होगा, और वहां से मार्केट का रुख दिखाई देगा। आपने कहा कि फोकस जो है इकोनॉमी पे होगा, अर्निंग्स पे होगा, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहले इकोनॉमी की बात करते हैं। जीडीपी फोरकास्ट जो है 6.5% है फॉर FY26, और हाल ही में
ब्याज दरों में कटौती हुई है 50 बेसिस पॉइंट्स की, और अगर हम कुल मिला के देखें तो 100 बेसिस पॉइंट की कटौती अभी तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर चुका है। और लिक्विडिटी मेजर्स काफ़ी लिए गए हैं, जिसके चलते हुए एम्पल लिक्विडिटी हैज़ बीन इंजेक्टेड इन द सिस्टम। इन सब को देखते हुए एक कंजम्पशन थीम को हम पहले से ही प्ले कर रहे थे सर, क्योंकि हमने इनकम टैक्स स्लैब रेट में भी बदलाव देखे थे, जिसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे हमारे सिस्टम में आना शुरू होगा। सो कंजम्पशन एज ए थीम आपको कैसा लगता है? हालांकि हम इसको इस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से ही प्ले कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मोमेंटम अभी उस थीम में देखने को नहीं मिल रहा। क्या आपको लगता है कि नेक्स्ट हाफ ऑफ द ईयर जो बचा है 6 महीने इस 2025 के, वो बेहतर होंगे एज फार एज द कंजम्पशन थीम इज कंसर्न? आपने बहुत ही अच्छी तरह से पॉइंट किया है इन टर्म्स ऑफ द कंजम्पशन थीम, बट जस्ट टेकिंग अ स्टेप बैक, अगर हम इकोनॉमी की बात करें और 6.5% ग्रोथ रेट की बात करते हैं, हमने लास्ट क्वार्टर में देखा कि इकोनॉमी हैज काइंड ऑफ पॉजिटिवली सरप्राइज्ड यू नो across the board participants, including economists, market participants, and so on and so forth. Now, as we speak, जब on a combined basis, जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर कोऑर्डिनेटेड एक्शन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग द अदर लेग ऑफ जीडीपी विच इज कंजम्पशन। बिकॉज मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ये सरकार की फर्स्ट 10 years देखते हैं तो उनका एक्सेसिव फोकस था ऑन दी सप्लाई साइड। और जब हम सप्लाई साइड की बात करते हैं तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स रिडक्शन देखिए, पीएलआई, मेक इन इंडिया, जीएसटी, बैंक्रप्सी लॉ, everything was focused in getting this set kind of repaired in that sense, after a very prolonged underperformance. So ये इम्प्रूव हुआ है काफी अच्छी तरह से, केपेक्स भी इम्प्रूव हुआ है ना। वाइल उसी के कारण हमें अभी तक की स्टेबिलिटी मिली थी फ्रॉम अ इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, कंजम्पशन ऑलवेज वाज अ लिटिल वीकर। इतना एंटिसिपेशन हम जो कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ विल फ्लो इनटू कंजम्पशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो हो नहीं पा रहा था, प्योरली बिकॉज corporates chose to deleverage their balance sheet rather than incur fresh capex. और लास्टली इसी के कारण अभी इस लास्ट 6 या 9 महीने में अगर हम देखें तो देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन टू बूस्ट द सेकंड लेग ऑफ योर जीडीपी ग्रोथ विच इज योर कंजम्पशन। सो हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंजम्पशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स है। नेट एक्सपोर्ट्स हमें नहीं मालूम क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत हाई है, बट ये जरूर कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स और कंजम्पशन प्रीटी मच इन प्ले है। और इसी के कारण जो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, वो हमें लगता है कि आई थिंक वो पॉजिटिवली सरप्राइज करेगी ओवर द नेक्स्ट 12 to 24 months। यस, अभी तक नहीं हुए हैं, बट ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि जो टैक्स रिबेट्स है वो अप्रैल के बाद चालू हुए हैं, राइट। सो उसका इफेक्ट आते थोड़ा टाइम लगेगा। और जब आरबीआई की लिक्विडिटी मेजर्स और ब्याज दर की मेजर्स जो इम्पैक्ट करेगी साथ में, हमें लगता है कि कंजम्पशन एक बास्केट है जो श्योरली नेक्स्ट 12 to 24 months में अच्छी अच्छा मुनाफा दे सकती है। हम्म, हम्म। सर, अगर हम एफआईएस की बात करें तो उनका आना तो शुरू हुआ था, पर अब पिछले 2 हफ्ते से फिर से पॉज हो गया है। पर शुरुआत तो हो चुकी है। और डीआईआईज की बात करें तो वो तो हमारे मार्केट्स को काफ़ी अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम पता नहीं कहाँ होते। पर डीआईआईज हैव बीन होल्डिंग अप क्वाइट वेल, और जितना फ्लोज जो है, रिटेल का पैसा जो है, वो सब वहीं आ रहा है। एसआईपीज में थोड़ी बहुत हल्कापन देखने को मिल रहा है, पर स्टिल द इनफ्लोज आर बॉयंट। आपको क्या लगता है कि एफआईआईज की जो शुरुआत हुई है वो आगे और तेज हो सकती है, keeping in mind the dollar weakness? एब्सोल्युटली। सो अगर हम ब्रॉडर कोरिलेशन की बात करें फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट फ्लोज फर्स्ट, प्योरली बिकॉज जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जब भी कंट्री स्पेसिफिक फ्लोज आर मोर गवर्न्ड बाय द रीजनल बास्केट फ्लोज। और और यहाँ पे हम इमर्जिंग मार्केट फ्लो की बात कर रहे हैं क्योंकि इमर्जिंग मार्केट बास्केट में इंडिया का प्रतिशत और वेट इज क्लोज टू अबाउट 20%। सो एवरी डॉलर जब इमर्जिंग मार्केट फ्लो में आता है तो उसमें से 20 सेंट हमारे इंडिया में बाय डिफॉल्ट एज एन इनफ्लो आता है। सो अगर हम एक कोरिलेशन की बात करते हैं तो वेन एवर इंटरेस्ट रेट्स काइंड ऑफ राइज इन द ग्लोबल मार्केट्स, तो इमर्जिंग मार्केट फ्लो इज कंसिडर्ड एज अ रिस्कियर एसेट और वहां से फ्लो कम होता है। Or whenever the interest rates come down from a global market perspective,
तो नेचुरल है कि इमर्जिंग मार्केट में फ्लो आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। लास्ट 3 साल में अगर हम देखें तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी एलिवेटेड थे और एलिवेटेड हैं, स्पेशली फ्रॉम यूएस परस्पेक्टिव। बट हम देख रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड ये साल में एटलीस्ट 2 25 बेसिस पॉइंट्स कट की अपेक्षा है, अनुमान है। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे रेट कट्स होते हैं, डॉलर की वीकनेस बढ़ती है, तो ओवरऑल फ्लो इमर्जिंग मार्केट्स में काफ़ी बढ़ता है। और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि इंडिया में एक काफ़ी बॉयंट इनफ्लो आ सकता है। लास्टली, अगर ग्लोबल में इकोनॉमिक की बात करते हैं तो इंडिया जैसी ग्रोथ इकोनॉमी अभी फिलहाल कोई नहीं है फ्रॉम अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। एंड लार्जली अर्निंग्स ग्रोथ भी बेहतर है। एंड एफआई की ओनरशिप अगर हम देखें फ्रॉम एन एनएसई 200 परस्पेक्टिव तो वर्चुअली डेकेडल लो पे है एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो जब सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो एफआई की इन्वेस्टमेंट्स की पॉजिटिविटी बढ़ सकती है गोइंग फॉरवर्ड ऑन सस्टेनेबल बेसिस एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 12 to 24 months। सर, आपने अर्निंग्स की बात की और अब आई थिंक जून का महीना जल्द ही खत्म होने वाला है और फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग्स जुलाई में आना शुरू हो जाएगी। क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? आपको क्या उम्मीदें हैं? बिकॉज लास्ट क्वार्टर प्रूव्ड आउट टू बी ओके ओके सॉर्ट्स। जितना नेगेटिव फीलिंग्स के साथ हम उस क्वार्टर में गए थे उतना नहीं था, बेहतर ही नतीजे थे। पर फर्स्ट क्वार्टर से काफी उम्मीदें भी है और कंजर्वेटिव गाइडेंस भी है, तो उन दोनों को कैसे प्ले आउट होते देखते हैं आप? नो, आई मीन लास्ट क्वार्टर के नंबर जिस हिसाब से आपने कहा कि एक्सपेक्टेड थे उससे बेहतर आए हैं, राइट। और ऐसे टाइम पीरियड में बेहतर आए हैं जहां काफ़ी ग्लोबल वरीज ऑलरेडी थी। सो ऐसा अब मैं देखूंगा कि अगर समझो और वरीज हटती है मार्केट में से, और कंबाइंड एफर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और सेंट्रल बैंक का है, उसके कारण अगर इकोनॉमी में बूस्ट पड़ता है तो फ्रॉम अ सेकेंड हाफ ऑफ FY 26 बेसिस हमें लगता है कि अर्निंग्स की रिकवरी अच्छी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशंस अभी जो नहीं है अभी। अगर हम FY 26 की बात करें कि करीबन 11-12% अर्निंग ग्रोथ की अपेक्षा है और उसके आगे 14-15% ग्रोथ की का अनुमान है। सो इफ इट प्रूव्स टू बी राइट देन यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि वैल्यूएशंस थोड़े रिच हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। सो from an overall standpoint, earnings growth will only help not only to get the floor in place, but आगे जाके valuations expansion का भी possibility देख सकते हैं। सर, फेड की बैठक इसी हफ्ते में है, बुधवार को लेट नाइट। वहाँ पे संभावना ये है कि ब्याज दर में कटौती होंगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? एट दिस पॉइंट इन टाइम कंसेंसस एक्सपेक्टेशन ये है कि वो होल्ड करेंगे, ज़्यादा रेट आई मीन यहाँ से रेट कट नहीं करेंगे। बट हमारा अनुमान है कि वेदर दिस मीटिंग और नेक्स्ट मीटिंग अगर कहे तो 25 बेसिस पॉइंट्स आने की संभावना है, क्योंकि US CPI नंबर्स अगर हम देखते हैं तो वो भी अनुमान से कम थे। सो और GDP ग्रोथ के फोकास्ट भी घटे हैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। सो गिवन द जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस एक अपेक्षा रहेगी फेड से कि जाके ब्याज दर घटाएं। सो लेट्स वेट एंड सी क्या क्या फेड कहता है। बट ओवरऑल बेसिस पर गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर टू कैलेंडर ईयर एंड ऑफ 25 एटलीस्ट 2 रेट कट्स तो होने चाहिए फ्रॉम अ फेड। तो डिफेंस एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसमें काफी हलचल देखने को मिल रही है। हमने शार्प करेक्शन भी पिछले साल में देखी थी, उसके बाद एक शार्प रिकवरी भी देखी है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट आर गोइंग अराउंड। और ये माना जा रहा है कि देश विदेश में डिफेंस के बजट्स जो है वो बढ़ने ही वाले हैं, घटने वाले तो है ही नहीं, और बढ़ने भी अच्छे परसेंटेज पॉइंट से है। डिफेंस एज ए स्पेस आपको कैसा लगता है? आपको लगता है कि वैल्यूएशंस स्ट्रेच्ड है, या आपको लगता है कि करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस आर फेयर इनफ? इस स्पेस को आप कैसा देखते हैं और आपको लॉन्ग टर्म में ये स्पेस कैसा लगता है? जी, डिफेंस आपने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट वर्चुअली देख लिया है, राइट, कि हमारी सिस्टम्स, हमारी वेपन सिस्टम्स, आर्मरी कितनी बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि ये सभी डिफेंस कंपनीज की ऑर्डर बुक स्वेल होगी।
और उसी के मद्देनजर ये वैल्यूएशन जो हम देख रहे हैं जो थोड़े रिच हुए हैं, आई थिंक वो सस्टेन करेंगे। हमें ऐसा कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम जहां हम ऐसा अनुमान करें कि वॉल्यूम और प्रॉबेबली ऑर्डर बुक्स घट सके या मार्जिन्स भी घट सके। ओनली प्रॉब्लम हियर, नॉट प्रॉब्लम बट चैलेंज वुड बी कि एग्जीक्यूशन कैसा रहेगा। अगर एग्जीक्यूशन इन लाइन रहा और बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहा तो नंबर्स में पॉजिटिविटी की बहुत ही अपेक्षा है। आई थिंक अनुमान यही है कि जैसे जैसे ऑर्डर बुक स्वेल होते होंगे उनकी मार्जिन्स गोइंग फॉरवर्ड इवन बेटर रहेंगे। सो प्रीमियम वैल्यू इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड और हमें लगता है ये लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी है गोइंग फॉरवर्ड। सर, जो जो सेक्टर रोटेशन है वो बहुत जल्द हो रहा है। पहले पहले सेक्टर रोटेशन में साल लग जाते थे, 1.5 साल लग जाते थे, सालों साल ही लग जाते थे, लेकिन अब तो हर महीने यू हैव रोटेशन, और बिल्कुल क्लियरली वो आपको विजिबल होता है। कभी एक महीने में कोई सेक्टर चलता है, फिर वो मूव हो जाता है, शिफ्ट टू अदर सेक्टर्स ऑल्सो। ऐसे में कौन से ऐसे सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि आने वाले समय में बेहतर करने चाहिए? एनी स्पेसिफिक थीम्स दैट यू आर प्लेइंग विद राइट नाउ? श्योर, आई मीन दिस सेक्टर रोटेशन इसलिए भी हो रहा है कि द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल साइमल्टेनियसली टू एवरीबडी, एन एक्स्ट्रा डोज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है। सो एवरीथिंग गेट्स डिस्काउंटेड वेरी वेरी क्विकली। बट अगर हम स्ट्रक्चरली देखें, थीमेटिक बेसिस पे देखते हैं तो जैसे मैंने कहा कंजम्पशन एक सेक्टर है हमें 12 से 24 महीने हमें लगता है कि यहाँ से पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे। सेकेंड, ऑल द फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, हमें लगता है कि यहाँ भी एक पॉजिटिविटी हो सकती है। आईटी सेक्टर एक है जहां हमें वैल्यूएशंस ठीक लग रहे हैं प्योरली बिकॉज फ्री कैश फ्लो यील्ड्स अगर हम देखते हैं तो काफी अच्छे लेवल पे हैं। और जैसे अगर पॉसिबिलिटी हो कि ग्लोबल फैक्टर्स स्पेशली ऑन द टैरिफ्स और क्लियर होते हैं तो आईटी एक सेक्टर है जहां हम बॉटमिंग आउट देख सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव। बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां हम एट दिस पॉइंट इन टाइम न्यूट्रल चल रहे हैं, विच इज वाई वी आर जस्ट अवॉइडिंग इट प्योरली बिकॉज जो रेट कट्स हुए हैं उनके कारण जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे थोड़ी प्रेशर होगी वो नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर दिखेगी हमें, और उसी कारण अर्निंग्स इतनी रोबस्टनेस से नहीं बढ़ेगी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। इसलिए बैंकिंग से रह रहे हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज जो लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ऐसी जो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज हैं वहाँ हमारा पॉजिटिव व्यू है। सो ऑल इन ऑल, जस्ट टू सम अप, आई थिंक कंजम्पशन से पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम एट दिस पॉइंट इन टाइम दे रहे हैं अलॉन्ग विथ आईटी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो अदर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स है, लाइक आपने बैंकिंग की तो बात कर ली, लेकिन रियल एस्टेट है, ऑटो है, वहां पे आपका क्या नजरिया है? सी ऑटो टू एन एक्सटेंड हम कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ही अगर काउंट कर ले तो वो बास्केट में आ जाएगा। बट फ्रॉम अ रियल एस्टेट परस्पेक्टिव दो चीज़ है। आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि रियल एस्टेट में एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया और मूवमेंट आया था इन टर्म्स ऑफ सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज पोस्ट कोविड। सो 3 या 4 साल का बहुत ही अच्छा साइकिल रहा है। एट दिस पॉइंट इन टाइम जैसे हम देख रहे हैं, यस आरबीआई ने घटाए हैं रेट्स, उसके कारण थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। बट फ्रॉम सप्लाई परस्पेक्टिव हमें लगता है कि इंक्रीमेंटल सप्लाई काफ़ी आ रही है फ्रॉम एन ओवरऑल परस्पेक्टिव। सो यहाँ से ज़्यादा प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज होना हमें नहीं लगता है कि कैन काइंड ऑफ कम अबाउट। सो हमने काफ़ी डिस्काउंटिंग भी कर चुके हैं फ्रॉम अ स्टॉक्स परस्पेक्टिव। सो यहाँ से हम न्यूट्रलिश हैं रादर देन बीइंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव ऑन द रियल एस्टेट। वैभव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म विद अस। थैंक यू वेरी मच।